नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने लखपति दीदी प्रोग्राम में हुए शामिल, 5,000 करोड़ बैंक लोन किए तकसीम। प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2025 में जन स्वराज 243 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। संजय सिंह पेंशन स्कीम के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पर बरसे, कहा यह मुल्क के मुलाजमीन के साथ धोखा है। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल, कहा हुकूमत वक्फ को खत्म करने की कर रही है कोशिश। और इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हमले जारी, हिजबुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर किए हमले, जानी नुकसानात की इत्तला नहीं। महाराष्ट्र के जलगांव में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन भी तकसीम किए। जलगांव में पीएम मोदी ने कहा कि आज यहाँ लखपति दीदी का प्रोग्राम हुआ, मेरी बहनें यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज यहाँ से मुल्क भर के लाखों डिवीजन के लिए 6,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की गई है। प्रोग्राम में मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का इफ्तिताह किया और मीटिंग भी की। ड्रग संबंधित मामलों पर समन्वय एवं प्रवर्तन कार्यों को बढ़ाएगी। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी विजन के तहत एनसीबी कार्यालयों की अखिल भारतीय उपस्थिति की अवधारणा की गई है। इसी विजन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में एनसीबी रायपुर के आंचलिक नारकोटिक्स के विदेश से अर्जित किए हुए धन से प्रभावित करना भी लक्ष्य है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाए, नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको चरितार्थ करें। आज यहां नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर जोनल यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 5,000 वर्ग फीट में फैला हुआ ये ऑफिस
नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अपने आप में कंप्लीट ऑफिस है। मैं राज्य सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें भूमि और बाकी सारी सुविधाएं उन्होंने दी है। इसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम, बाकी सारी व्यवस्थाएं से युक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जोनल ऑफिस, मुझे विश्वास है न केवल छत्तीसगढ़, ये पूरे अंचल में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमने लक्ष्य रखा है कि देश में हर राज्य में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जाए और इसके माध्यम से राज्य सरकार का सहयोग कर ड्रग के दूषण को कंट्रोल करने का भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रयास करेगा। मर्दमशुमारी के हवाले से वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर आरजेडी के लीडर मनोज कुमार झा ने कहा है, मुल्क में ऐसा पहली बार हुआ है कि बड़े से बड़े मुश्किल दौर में भी मर्दमशुमारी नहीं रुकी। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बल्कि एक कॉलम जोड़ना है और इस कॉलम की बुनियाद पर समाज की हकीकत सामने आ जाएगी। क्यों रोके हुए हो भाई? चिंता होती है, अब शक होता है कि इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। अगर ये हम नहीं हासिल करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5-3-4% लोग 96% की तकदीर का लगातार फैसला करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम से भी ज्यादा खराब है। ये मुल्क के मुलाजमीन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन स्कीम से मुल्क के नीम फौजी दस्ते को निकालकर बाहर कर दिया गया है। वो इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की होती ही नहीं है। हर महीने 10% पेंशन के नाम पर कटेगा और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ाकर उसको 25 साल कर दिया कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं और इसका जवाब हो जाए। भाई, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप ओपीएस बहाल कीजिए,
और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए आप। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया। पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि स्ट्रक्चर कमेटी के बाब 11 में वक्फ इमलाक का जिक्र है, जिसमें 6 रियासतों का जिक्र किया गया है जहां हुकूमत ने वक्फ इमलाक पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली में हुकूमत ने वक्फ की 200 इमलाक पर कब्जा कर लिया है। मोदी हुकूमत सार्फिन के जरिए वक्फ को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत कह रही है कि तमाम जायदाद को वक्फ के तहत दर्ज अमाल के जरिए रजिस्टर किया जाए। स्ट्रक्चर कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो, जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा? बताओ आप, कौन सा कलेक्टर देगा? और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। तो अब रेंट का आप बोल रहे ना, यकीनन रेंट बढ़ना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई, उसको दे दो आप। और इसी आपके सवाल से रिलेटेड एक बात है कि जैसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी इविक्शन पावर्स है, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं है। आप समरी इविक्शन पावर्स दो हमारे को, ताकि एनक्रोचमेंट निकाल सकें, ताकि जो किराया नहीं दे सका उन पर एक्शन ले सकें। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। खबरस्तान है, वो वक्फ बाय यूजर है, वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे भाई वक्फ बाय यूजर को आप? जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे कि इट इज अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूजर का मतलब यह कि वो मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो जमीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और एक बात समझिए आप लोग, देश को भी समझने की जरूरत है, खासतौर से हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को, कि वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट नहीं दी हमको, ये हमारे मुसलमान वक्फ कर दिए, जैसा बोलते ना दान दिए, दान दे दिए उसको। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको?
प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, आप रेगुलेट करिए, मदद करिए। और ये जो गवर्नमेंट बोल रही ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, हर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को ग्रांट मिलता, जैसे आंध्र प्रदेश में शायद 500 करोड़ रुपए दिए। यहां वक्फ बोर्ड को क्या ग्रांट दे रहे बताओ? पूरे इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड को ग्रांट दी बताओ? आप एक पैसे का ग्रांट नहीं देते आप। पटना में जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के ताल्लुक से एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2025 में जन स्वराज पार्टी 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और कम से कम 40 सीटों पर खवातीन को टिकट दिया जाएगा। 2025 में जब जन स्वराज की सरकार बनेगी तो एक माह के अंदर किसी को मजबूरी में 10-12 हजार की नौकरी के लिए बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। हमने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर, सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सकें, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हजार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है, उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं दिल की गहराइयों से वजीर दाखिला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मंशूर का जिक्र किया। अफसोस की बात यह है कि वजीर दाखिला को हमारे मंशूर में सिर्फ एक ही बात नजर आई और उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जो हमारे मंशूर में है ही नहीं, जैसे नाम बदलने की बात। मैंने उनके बयान के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा, लेकिन ऐसी कोई बात हमने नहीं की है। हालांकि इसके बावजूद मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा मंशूर तो पढ़ा। मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहाँ हम छोटे दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और उसका जिक्र किया।
जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये वो बीजेपी की हुकूमत है जिसमें जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के मसाइल को तस्लीम किया और इसका हल निकालने के लिए पाकिस्तान और अलहदगी पसंदों से बात की। दफा 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल की तरह है और उन्होंने वो पुल खुद तोड़ दिया। अब वजीर दाखिला को जम्मू कश्मीर का मसला इस मुल्क के आइन के तहत निकालने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वही बीजेपी की सरकार है जिसमें जब अटल बिहारी साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर की समस्या है, इसका समाधान निकालना है, और उन्होंने पाकिस्तान से भी बात की और यहाँ सेपरेटिस्ट लीडर से भी बात की। मतलब ये है कि एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है और 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल। अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने प्लेबिसाइट सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है और 370 को खत्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना है, जैसे हमारी जमात ये मानती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है जिसका समाधान इस मुल्क के आइन के अंदर निकालना है। तो अगर वो आइन की जो एक कड़ी है 370 उसको तोड़ना चाहते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल में जो अमित शाह साहब जो है वो सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटिस्ट तो 370 को नहीं मानते हैं। फिर अमित शाह साहब ही नहीं मानते तो फर्क क्या है सेपरेटिस्ट में और उनमें? फिर हम तो मानते हैं, हम जैसी जमाते हैं कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क के साथ 370 से जुड़ गया। सेपरेटिस्ट कहते नहीं जुड़ा है कोई 370, हम नहीं मानते। तो अमित शाह साहब भी वही बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो वही बात कहना चाहते हैं, उसी बात पे यकीन करना चाहते हैं जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि कोई नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राजस्थान के अजमेर का फाय सागर झील भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी की आबी सतह खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हमले जारी हैं। हमले के तबादले के दौरान शिमाली इजराइल में एक मिसाइल समंदर में मौजूद कश्ती के पास आकर गिरा, जबकि गोलान के करीब सड़क पर ड्रोन का हमला भी किया गया है। वाज़ेह है कि हिजबुल्लाह की जानिब से कमांडर फवाद शक्कर के कत्ल का बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट हमले हो रहे हैं और इजरायली दिफाई निज़ाम से इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने लखपति दीदी प्रोग्राम में हुए शामिल 5,000 करोड़ बैंक लोन किए तकसीम। प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2025 में जन स्वराज 243 सीटों पर लड़ेगी इलेक्शन। संजय सिंह पेंशन स्कीम के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत पर बरसे, कहा यह मुल्क के मुलाजमीन के साथ धोखा है। वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की नीयत पर उठाए सवाल, का हुकूमत वक्फ को खत्म करने की कर रही है कोशिश। और इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान हमले जारी, हिजबुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर किए हमले, जानी नुकसानात की इत्तला नहीं। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।